फाइन स्टूडेंट, तो एडिटोरियल्स, और आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट एडिटोरियल, ग्रोइंग वेल्थ एंड इनकम इनइक्वलिटीज इज अ रियलिटी। ये बात सत्य है कि गिनी कोफिशिएंट बढ़ते चला जा रहा है, चाहे वो इनकम के टर्म्स में देखे चाहे वेल्थ के टर्म्स में देखे, ये इनइक्वलिटी साफ साफ हमें दिखता है। और जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो चीख चीख के कहता है कि भारत में इनकम इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, वेल्थ इनइक्वलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना? तो क्या भारत ने प्रयास नहीं किया इसको ठीक करने का? तो प्रयास किए हैं। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस 4 डिकेट्स हमने प्रयास किया, मगर हर प्रयास हमारा सफल नहीं रहा। स्टेट ड्यूटी सफल नहीं रहा है ना, वेल्थ टैक्स भी सफल नहीं रहा। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स कुछ कुछ सफल हुए हैं भारत में। लैंड रिफॉर्म्स मतलब जहाँ पे जमींदार का जो लैंड था उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे इससे पहले भी आचार्य विनोबा भावे का भी हम लोग देखे थे, है ना, गोदान मूवमेंट, तो वो भी सक्सेसफुल रहा है काफ़ी हद तक, बट ऑल टुगेदर सक्सेसफुल नहीं है। बात समझे? तो शुरू से लेकर अभी तक का प्रयास, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे कि सैम पिट्रोडा ने कहा था कि अब वक्त आ चुका है फिर से स्टेट ड्यूटी लगाने का, इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का। तो कई लोग, क्योंकि अभी देखो, सुनो स्टूडेंट्स, अभी जो एरा है ये मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी में यदि आप प्राइवेट इंडिविजुअल राइट्स को यदि वैल्यू नहीं देंगे तो फिर मार्केट इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। फिर आदमी काम क्यों करना चाहेगा? फिर आदमी अपना क्रिएटिविटी क्यों दिखाना चाहेगा? तो बहुत बड़ा समस्या है। शुरू में 40 साल तक, 4 दशक हम लोग कोशिश किए कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़े, मगर एलपीजी के बाद क्या हुआ? 1991 के बाद पूरा मार्केट इकोनॉमी हो गया, कैपिटलिस्ट हावी हो गया भारत में, कैपिटलिज्म हावी हो गया भारत में। तो अभी चाह के भी हम वो नहीं कर सकते हैं जो चाहिए। तो इसमें समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या इंडिया को फिर से स्टेट ड्यूटी लगाना चाहिए? क्या इंडिया को वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए? तो लेखक के हिसाब से बिल्कुल भी इस तरह का हमें स्टेप्स नहीं लेना चाहिए, दूसरा तरीका होना चाहिए रिडिस्ट्रीब्यूट करने का। दूसरा देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का स्ट्रक्चर बढ़ा है अंडर दिस प्रेजेंट रेजिम। मोदी जी के अंदर बहुत बढ़ा है बाहर स्ट्रक्चर। देखो कहाँ कहाँ नहीं हम गए, किसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं किए, बट रीजनल लेवल पे हम डिक्लाइन किए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनल लेवल? यानी कि साउथ एशिया में देखेंगे जो भी हमारे नेबर कंट्री है उसके साथ तो रिलेशन हमारा खराब हो गया। नेपाल के साथ हमने रिलेशन खराब कर लिया, पाकिस्तान के साथ तो शुरू से ही खराब था, बांग्लादेश में भी बाई पार्टीजन सपोर्ट नहीं है, म्यांमार का स्थिति भी बहुत खराब है, श्रीलंका का भी स्थिति खराब है, मालदीव्स में भी क्या हुआ। तो आसपास जो होने चाहिए कंट्री, जो हमारे हाथ में होने चाहिए, वो भी नहीं है। भूटान का देखो क्या हुआ। तो जो रीजनल लेवल पे जो भारत को दिखाना चाहिए था वो इंडिया नहीं दिखा पाया। और इसमें सबसे बड़ा रीजन है राइज ऑफ चाइना। क्योंकि नेपाल सब क्या है, नेपाल सब भाई तुम हमको टेक केयर नहीं करोगे तो हम चाइना के पास चले जाएंगे, और यही हुआ। तो इंडिया को दोनों ही बैलेंस करना चाहिए था, ग्लोबली स्ट्रक्चर भी बैलेंस करना चाहिए था, एट द सेम टाइम रीजनल भी बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी फर्स्ट काम आता है कि नहीं? बताओ। तीसरा देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फिर से आर्टिकल 142 को समझोगे और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हो, क्यूरेटिव पिटिशन। नॉर्मल क्या होता है? ओरिजिनल पिटिशन, आप शुरू में पिटिशन दिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हाँ, उसके बाद होता है रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट फिर से ले भी सकती है। जैसे रामलला मंदिर का हुआ, फैसला आ गया ना जी, तो इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट एडमिट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और जो लास्ट स्टेज होता है कोई भी पिटिशन का, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। और ये क्यूरेटिव पिटिशन शुरू से नहीं था सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ये क्यूरेटिव पिटिशन हाल फिलहाल में ही डेवलप्ड हुआ, और केवल हाई कोर्ट ही ले सकता है क्यूरेटिव पिटिशन। तो देखो इस बार क्यूरेटिव पिटिशन का यूज़ करके एक जो एपेलेट का जो ऑर्डर था, एपेलेट मतलब जो ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर था, उसको फिर से क्वैश किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें तुमको बहुत फ्लिप फ्लॉप नजर आएगा, वही दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन से रिलेटेड है ये। और एक तुम्हारा स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसमें रिलायंस प्लस एक तुम्हारा बाहर का कोई कंट्री भी उसमें मेंबर है। तो जो भी हुआ है इससे बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। एक तो हम पॉलिटी का क्यूरेटिव पिटिशन समझ सकते हैं, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो हम लोग समझेंगे इस चीज़ को एडिटोरियल्स में। तो देखो, ग्रोइंग वेल्थ एंड इनकम इनइक्वलिटीज इज अ रियलिटी, लेट अस फाइंड द वे आउट।
तो सिलेबस देखो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आगे देखो पेजेस। व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 डिकेड्स टुवर्ड्स रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो भारत ने अभी तक क्या क्या कदम लिया, अलग अलग सरकार ने ये 40 साल में क्या क्या कदम लिया है, तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट इस चीज़ को। सबसे फर्स्ट हमने क्या फॉलो किया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो किया, है ना, कि सब बराबर रहे, किसी के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। उसके लिए डीपीएसपी याद करो सभी स्टूडेंट, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। और अभी आर्टिकल 39B सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, 9 जज बेंच देखेंगे उसको कि उसमें जो मटेरियल रिसोर्सेस है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये कैपिटलिस्ट एरा में। सही बात है। तो यस, सोशलिस्ट मॉडल हम लोग फॉलो किए हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात किए हैं, बहुत सारा हमने लॉज बनाया, बहुत सारे स्टेट ने लॉ बनाया ताकि जमींदारी राइट्स वो हो सके, मतलब विड्रॉ हो सके और ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके फार्मर्स को। तो वही ज़मींदार से, बिग लैंड लॉर्ड से ज़मीन लिया गया, है ना। उसके लिए अलग अलग राज्य पास किए हैं, उत्तर प्रदेश ने भी पास किया था, यानी कि लेबर रिफॉर्म्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। आचार्य विनोबा भावे का जो मूवमेंट है ना, तो वो भी सक्सेसफुल रहा। तीसरा देखो, बैंक को नेशनलाइज किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। कोयला को भी नेशनलाइज किया गया था इसी पीरियड में 1969 में, समझे। इंश्योरेंस सेक्टर को भी नेशनलाइज किया गया, चाहे इंश्योरेंस तुम्हारा ये लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस, सबको नेशनलाइज कर दिया गया। देखते हो अभी भी LIC सबसे बड़ा है कि नहीं है, और उसमें भारत सरकार का सबसे बड़ा वो है शेयर है LIC में, अभी भी स्टिल आ रहा है समझ में। हाँ, एक ऐसा टाइम था स्टूडेंट की इनकम टैक्स, वही डायरेक्ट इनकम टैक्स 97% तक चले गए थे 1970s में, बताए थे ना। फिर उसके बाद फिर डाउन किया गया। एक ऐसा समय था कि जो इनहेरिटेंस टैक्स वो 85% तक चला गया था 70s के टाइम में। सही बात है। हाँ, फिर से वेल्थ टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये अलग बात है कि मोदी जी जब जीत के आए हैं 2015 में, 14 में जीत के आए, तो 15 में इसको रिमूव कर दिया वेल्थ टैक्स को। तो देखो, ऐसा नहीं कि इंडिया ने प्रयास नहीं किया, बहुत सारा चीज़ सक्सेसफुल रहा, बहुत सारा चीज़ सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे एग्जांपल देखो, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये नियम ही है कि आप जितना इनकम टैक्स बढ़ाओगे, यानी कि जितना डायरेक्ट टैक्स बढ़ाओगे उतना ही टैक्स का चोरी होगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स भी लाए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यदि फ़ायदा हुआ है तो केवल लैंड रिफॉर्म्स में मिक्स्ड रिजल्ट मिला है हमें, समझ गए। हाँ, MRTP एक्ट भी लाए थे 1969 में। क्या होता है ये, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, यानी कि कोई मोनोपोली कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हम लाए थे, इस तरह का एक्ट लाए थे 1969 में। बात समझे। हाँ, तो ये जो मेजर्स है जो भी अब बताए हैं तुम लोग को, ये सभी प्रयास का नतीजा है। और किस लिए प्रयास किया गया, प्रयास किस लिए किया गया, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो आदमी के बीच में। बट जानते हो कि जब हम लोग आए 1991 के ओर, तो वहाँ तो पूरा मार्केट को खोलना पड़ा, मार्केट इकोनॉमी ड्रिवन, समझ गए ना। तो उस समय आप चाह के भी आप इस तरह का चीज़ नहीं लगा सकते हो। यदि FDI के दौर में आप लगा दोगे तो फिर FDI कैसे आएगा, FPI कैसे आएगा, कैपिटलिस्ट क्लास कैसे आएगा भारत में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है 90s के बाद। देखो, भारत सरकार ने LPG इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनवील्ड किया गया 1991 में, जिसकी वजह से मार्केट फोर्स को और ज़्यादा वैल्यू दिया गया, है ना। जो पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो पाबंदी था उसको ईज किया गया, है ना। कैपिटल कंट्रोल्स को ईज किया गया। फिर वहाँ उसके बाद भारत में शेयर मार्केट FDI बहुत ज़्यादा ही बढ़ा है। इनकम टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट देखो अभी कितना कम हुआ है। कॉर्पोरेट पहले हमारे कंट्री में 33% 36% हुआ करता था, अभी देखो 22% के आसपास है। तो हमने भी कोशिश किया कि जो वर्ल्ड लेवल पे, जो एशियन लेवल पे जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, कॉर्पोरेशन के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स है, वो भी कम हो, वो कम्पिटिटिव हो। तो देखो हमारा स्टैंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, स्टैंड बहुत चेंज हुआ। स्टैंड क्यों चेंज हुआ है, क्यों, अभी का जो एरा है वो मार्केट इकोनॉमी है। आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो फिर मार्केट से पैसा निकल जाएगा, वो आएगा ही नहीं। देखते हो ना, कई बार सेबी बोलती है ना कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाने का बात करती है, फिर सेबी भी चुप हो जाती है। फिर FPI फिर बोलेगा कि हम नहीं लगाएंगे पैसा आपके कंट्री में। तो इसलिए सेबी को पता होने के बाद भी सेबी बहुत कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो क्या है तुम्हारा, अभी जो मार्केट है पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट बेस्ड मार्केट है वो। तो हाउ आर द गवर्नमेंट कंफर्टेबल विद दिस रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट कैसे कंफर्टेबल है। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टूडेंट मार्केट देखो फायदा हुआ है क्या, 1990s के बाद पॉवर्टी हमारा खत्म नहीं हुआ क्या, लगभग 25 करोड़
अभी का देखोगे सरकार का क्या है, 25 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन से निकले हैं। तो फायदा हुआ, देखो कैसे फायदा होगा, बाहर से FDI आएगा तो नए नए इंडस्ट्रीज बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सही बात है ना? हाँ, रोजगार इंजीनियर को भी मिलेगा, डॉक्टर को भी मिलेगा, जो नीचे लेवल पे है उनको भी मिलेगा। तो 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से निकला। और देखो 9 जज बेंच के पास है ना कि मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, और सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत बड़ा जजमेंट देने वाला है। तो देखो क्या इट रिजल्टेड इन ग्रोइंग इनइक्वालिटी अनडाउटली। 1991 के बाद जब LPG रिफॉर्म्स आया भारत में, जब भारत का मार्केट को खोल दिया, तो इससे इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ा है। देखो एज पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इसके हिसाब से देखोगे टॉप 10% जो भारत में जो पॉपुलेशन 10% के पास 65% वेल्थ है, 65% वेल्थ है, उसका संपत्ति है, और 10% के पास 57% तुम्हारा क्या इनकम है। तो डायरेक्ट दिखता है ये चीज़। और बॉटम 50% जो लोग हैं, बचाओ बेचारे लोगों के पास केवल 6.5% वेल्थ है पूरा भारत का, और 50% जो नीचे हैं उसके पास केवल 15% तुम्हारा इनकम है। तो स्थिति तो बहुत ज़्यादा ही खराब है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब है। इससे साफ साफ दिखता है कि जो 10% वाले लोग हैं वो इनकम के टर्म्स में भी, वेल्थ के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। समझ गए? आगे देखो, तो ऐसे परिस्थिति में किस तरह सरकार को कदम लेना चाहिए? क्या सरकार वो रेट्रोगेटिव स्टेप्स लगाए, इनहेरिटेंस लगाए, क्या इनकम टैक्स बढ़ाए? तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट आपका क्या है, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट बेस्ड है, यानी कि आपका पूरा मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। यदि आप वो लगाओगे तो आपका इकोनॉमी खराब हो जाएगा। तो देखो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि इनइक्वालिटी जो बढ़ रहे हैं इनकम और वेल्थ के टर्म्स में, ये केवल भारत का भी समस्या नहीं है, पूरा दुनिया का समस्या है। और ये समस्या और गहरा हो गया जब से टेक्नोलॉजी भी इकोनॉमी का हिस्सा बना है। सही बात है। देखो इसराइल कहाँ से कहाँ निकल गया। कोई भी कंट्री अभी के टाइम में यदि टेक्नोलॉजी में कम है तो कंट्री बहुत पीछे चला जाएगा। टेक्नोलॉजी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो सेमीकंडक्टर का दौर हम खो गए ना अभी, देखो इसलिए हम बहुत फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भारत को। तो वो अभी जरूरी है कि टेक बेस्ड इकोनॉमी पे काम करना। पहले देखते हो ना आउटसोर्सिंग होता था, चाइना में लेबर आर्बिट्रेज था, करेक्ट। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी देखते हो इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ निकल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आ रहा है समझ में ना। तो देखो पॉलिटिक्स लाइक एक्सट्रीमली, देखो यही बोला पॉलिसीज लाइक बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए, स्टेट ड्यूटी लगा दिए, वेल्थ टैक्स, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जिस आदमी के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जिस आदमी के अंदर इनोवेशन है, वो फिर क्यों अपना इनोवेशन और क्रिएटिविटी लगाना चाहेगा, क्योंकि उसका धन आप एक साथ में ही मार दिए तो क्यों लगाना चाहेगा वो। इसलिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत जरूरी है मार्केट इकोनॉमी के लिए, इसलिए उसके ऊपर आप इतना टैक्स नहीं लगा सकते हो। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए कि टैक्सेशन मैकेनिज्म बहुत सिंपल करो। जीएसटी में देखते हो ना इतना स्लैब है, उसको कम करो, उसको आराम वो कर दो। और ये जो फेसलेस अपील था ना ज़्यादा बढ़िया था वो, कि इनकम जो आप देते हो, इनकम टैक्स का जो पैसा देते हो वो उसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे, बहुत सिंपल मैकेनिज्म कर दो टैक्स का। और दूसरी बात है कि देखो मिसिंग मिडल बताए थे ना स्टूडेंट, मिसिंग मिडल दो कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, एक एमएसएमई कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है और एक तुम्हारा जो डॉक्टर है, लॉयर्स है, ठीक है। ये लोग पैसा नहीं देता है ठीक से, टैक्स नहीं देता है। देखते हो डॉक्टर कितना कमाता है, हाँ देखते हो लॉयर कितना कमाता है, मगर ठीक से टैक्स नहीं देता है। इन लोगों के ऊपर टैक्स लगाना। ऑडिटर देखो, ऑडिट जो करते हैं सीए सब, वो भी ठीक से पैसा नहीं देता है, उसके ऊपर लगाम लगाना, समझे। हाँ, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा देना, एजुकेशनल सर्विस ठीक से देना। आखिर यही एजुकेशनल सर्विस अच्छा दोगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छे से रियलाइज होगा, समझे ना। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार देना पड़ेगा, बिना रोजगार का नहीं चलेगा जी। और अच्छा रोजगार, ये नहीं कि खाली बोल दिए कि 22% से 37% चला गया, वो बोलने से पर्याप्त नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहा है तो वो कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी है। आदमी खुद दुकान खोल के बैठ रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी है। या पकौड़ा तल रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी है। आपको डिसेंट देना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करने होंगे लोगों के। और जो नीडी वन है, जिसका स्थिति बहुत ख़राब है, जिसका ज़रूरत हो, तो उसको आपको हेल्प करना ही होगा, उसको वेलफेयर मेजर्स देने ही होंगे, चाहे डीपीटी के थ्रू दो, चाहे किसी भी तरह दो। जैसे एमजी नरेगा भी तो उसी के लिए है। तो ऐसे करेंगे तब थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, पूरा तो कंट्रोल होने वाला है नहीं।
इससे अभी देखो 2024 आगे जाओगे तो आगे तुमको और ज़्यादा भयानक इनइक्वलिटी नजर आएगा। जब तक सरकार कोई बोल्ड डिसीजन ना ले तब तक इनइक्वलिटी का ये जो ग्राफ है ये बढ़ते चला जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? आगे देखते हैं। इंडियाज स्टेचर राइजिंग ग्लोबली, कंपेरेटिव डिक्लाइन रीजनली ड्यू टू द चाइनीज फोर्स, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। तो देखो मामला क्या है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत का जो स्टेचर है ग्लोबली वो बहुत राइज किया है, बट रीजनल लेवल पे घटा है। तो जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी में, कहते हैं कि इंडिया में एक तरह से डाइकोटॉमी चल रहा है, पैराडॉक्सियल सिचुएशन है ये कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया का स्टेचर बढ़ते चला जा रहा है बट रीजनल लेवल पे घटते चला जा रहा है। हाँ देखो, सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज, ये जो तुम्हारा जो यूरोपियन कंट्रीज सब है, वो क्या कहता है कि भारत, ये 21st सेंचुरी भारत का सेंचुरी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। 21st सेंचुरी भारत का सेंचुरी है, एट द सेम टाइम वर्ल्ड लेवल पे नहीं होना चाहिए, रीजनल लेवल पे भी होना चाहिए ये चीज़। अब बार बार वेस्टर्न कंट्रीज बोलता है कि 21st सेंचुरी इंडिया का सेंचुरी है, क्योंकि इसमें भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है वेस्टर्न कंट्रीज का, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है, बात समझो। हाँ, मगर जब रीजनल पावर डायनेमिक्स में देखेंगे, यानी कि भारत का जो इमीडिएट नेबर सबको देखेंगे, तो इससे साफ साफ दिखता है कि इंडिया का जो स्टेचर होना चाहिए था रीजनल लेवल वो नहीं है। और इसका जो एक प्रमुख कारण है वो चाइनीज राइज है। इंडियन ओशन में देखते हो ना, चाइनीज लोग किस तरह एरिया को कवर करके रखा है और किस तरह प्रेजेंस और बढ़ाया जा रहा है तेजी से। कैसे मालदीव चला गया चाइना की तरफ, कैसे नेपाल भी गया है उससे पहले, कैसे बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, कैसे भूटान और चाइना एक साथ आ गया। इससे साफ साफ दिखता है कैसे CPEC बन गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कैसे तुम्हारा म्यांमार में केपू पोर्ट बन रहा है, साफ साफ दिखता है कि सभी चीज़ हमें देखो। तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब क्या क्या ऐसा चीज़ है बताने के लिए कि इंडिया का स्टेचर बहुत ग्लोबली बढ़ रहा है। तो देखो, इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया ना G20, बहुत अच्छे से कंडक्ट किया ना G20, बहुत सुंदर तरीके से किया। इनफैक्ट इंडिया को इनवाइट किया गया G7 कंट्री के द्वारा भी, G7 कंट्री पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड का, इनवाइट किया इंडिया को। और इंडिया अभी देखो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 7%। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कितना बढ़ा है, 1600 हो गया जी 2023 में, ठीक है। बहुत सारे एडवांस कंट्री सब इंडिया में रिसर्च करवा रहे हैं, तभी तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में बन रहा है। बेंगलुरु जानते हो ना, कैपिटल है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। चाइना का हेजेमोनी रोकने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि क्या इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है 21st सेंचुरी का और इंडो पैसिफिक रीजन का, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 142 करोड़ पॉपुलेशन वाला ये कंट्री, इसका बहुत बेनिफिट है। एक तो डेमोक्रेसी से हम लोग चल रहे हैं, सरकार स्टेबल है, प्रचंड बहुमत का सरकार है बीजेपी का, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटलाइजेशन है, UPI देखो स्टूडेंट। तो इसलिए अनडाउटली इंडिया क्या है, बेस्ट है ग्लोबल पावर में। हाँ, इसलिए देखो ग्लोबल MNC चाहता है कि वो इंडिया में ऑपरेट करे, इंडिया में काम करे, इसमें कोई शक नहीं। स्टेचर देखो, और उसके बाद देखो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग में भी इंडिया मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, संघाई कोऑपरेशन का भी मेंबर है ना, I2U2 का भी मेंबर। इससे साफ साफ दिखता है हमें कि इंडिया का स्टेचर ग्लोबली तो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि इंडिया तय कर सकता है। देखते हो ना, कभी कुछ होता है तो इंडिया को बोलता है ना कि आप रसिया को समझाइए ना, इंडिया मोदी जी बोलते तो रसिया मान भी लेता है बात। तो यानी कि इंडिया का स्टेचर है, और हम तो अब खुलेआम बोलते हैं हम तेल लेंगे, क्या करोगे तुम लोग। इसका मतलब ये तभी कोई कंट्री बोल सकता है जब उसका स्टेचर बढ़ रहा हो। हमारे जयशंकर साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि यूरोप का प्रॉब्लम है ना, यूरोप का प्रॉब्लम तो दुनिया का प्रॉब्लम, और एशिया का प्रॉब्लम तो केवल एशिया का प्रॉब्लम। बहुत अच्छे से वो डिफेंड करते हैं उस चीज़ को। इसका ये तभी कोई कंट्री बोल सकता, क्या पाकिस्तान का कोई बोल सकता है क्या इस तरह जैसे इंडिया बोलता है? नो, हमारा स्टेचर ग्लोबली बढ़ रहा है। बट डाइकोटॉमी भी देखो स्टूडेंट, पैरेलली चाइना का जो राइज हो रहा है हमारे इंडियन ओशन रीजन में, तो इससे जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है उसका सपोर्ट भारत को नहीं मिल पा रहा है। समझे? एग्जाम्पल देखो इसमें कि इंडिया इज मोर पावर। इंडिया अनडाउटली 2 डिकेड से पहले, यानी कि 20 साल पहले जो इंडिया का स्टेचर था और अभी जो स्टेचर है, दोनों में बहुत बदलाव है। इंडिया बहुत आगे ग्रोथ किया है, बट जब रीजनल लेवल पे बात करेंगे तो इंडिया सबसे कमज़ोर है। चाइना को हम कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। साउथ एशियन स्मॉलर पावर सब देखो, नेपाल सब देखो, ये बैलेंसिंग करना चाहता है कि एक तरफ चाइना से भी, एक तरफ से इंडिया से भी, और इंडिया कुछ काम बिगाड़ दिया तो चाइना के पल्ले में चला जाएगा। वो बार्गेनिंग करना, हेजिंग करना चाहता है। वो बोलता है कि यदि इंडिया टेक केयर नहीं करेगा तो हम चल जाएंगे चाइना के पास, और वही हो रहा है। समझे? हाँ, चाइना को एज ए हेजिंग के रूप में यूज़ कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो
इंडिया को बाई पार्टीशन सपोर्ट नहीं है। देखो अब शेख हसीना सरकार जो है बांग्लादेश का वो सपोर्ट करती है, यदि वो हार जाए दूसरा कोई आ जाए तो फिर इंडिया को सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो प्रो चाइनीज हो जाएंगे। नेपाल में भी सेम, मालदीव्स में क्या हुआ जानते हो, मुजू का सरकार। तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स में ये प्रॉब्लम बाई पार्टीशन सपोर्ट नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो रीजनल लेवल पे हम लोग घट रहे हैं। देखो तो कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, फिर कैसे हम रीजनल में भी अपना स्टेचर को मजबूत करें, कैसे। तो इंडिया को ये चैलेंज पहले समझना पड़ेगा, समझे ना। हमें देखो, हमें कल्चर टू कल्चर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जैसे देखो इंडिया बुद्धिस्ट का घर रहा है, बुद्धिज्म इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है और जितने भी ये कंट्री है सब में बुद्धिज्म है। तो वहाँ से उस चीज़ को खेलना, उस चीज़ को यूज़ करना, बुद्धिस्ट हेरिटेज को यूज़ करना, रिक्लेम करना, बात समझे। और देखो दूसरी बात है कि इंडिया तो बड़ा बड़ा कंट्री का मेंबर है, बड़ा बड़ा ग्रुपिंग का मेंबर है, तो क्यों ना इंडिया भी श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश को भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में। तो इंडिया तो बना नहीं रहा, बनाता है ऑस्ट्रेलिया को, बनाता है जापान को, बनाता है यूएस को। तो इंडिया चाहेगा तो ऐसे रीजनल पावर को भी तो हाथ में लेकर चल सकता है कि चलो भाई तुम भी बनना मेंबर, इससे खुश हो जाएगा ना कंट्री सब। हाँ, तो इन लोगों को भी साथ में लेके चलने वाला चीज़ होना चाहिए भारत के अंदर, बात समझे। वेस्टर्न पावर देखो, हाँ वेस्टर्न पावर क्या बोलता है, इंडिया का पोजीशन आगे बढ़ रहा है, बट रीजनली तो हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं। यानी कि वेस्टर्न पावर को भी इंगेज करना, वेस्टर्न पावर को भी लेके चलना, इन लोग को भी इंटीग्रेट कर देना सभी लोग को। इंडिया को सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, सिविल सोसाइटी एक्टर देखो सबको यूज़ करना चाहिए इन लोग को। अच्छा इनफॉर्मल चैनल बनाना चाहिए। देखो अभी जो म्यांमार में जो हुआ है स्टूडेंट, म्यांमार में क्या हुआ, ट्रिपल बदर अलायंस, यूनिटी गवर्नमेंट और तत्मादाओ, ये तीनों का अपना ही चल रहा है। तो उस समय हम फॉर्मली बात करेंगे कि इंडिया का ये स्टैंड है तो काम चलने वाला नहीं है। इनफॉर्मल चैनल से हमें बात करना होगा सभी पार्टी स्टेक होल्डर्स, जैसे चाइनीज़ लोग कर रहा है। तो हमें इनफॉर्मल चैनल्स का भी यूज़ करना चाहिए, समझे। तो डायकोटॉमी यही है कि भारत का ग्लोबल राइज तो हो रहा है मगर रीजनल डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका असर तो इंडिया के ऊपर पड़ेगा। बट हम कोशिश करें कि रीजनल लेवल पे भी हम अपना स्टेचर को बढ़ाएं, और उसके लिए यदि हेरिटेज का यूज़ करना है तो हेरिटेज का यूज़ करना चाहिए, हमें कल्चर का यूज़ करना है तो कल्चर का यूज़ करना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करना चाहिए, और इनफॉर्मल चैनल्स को भी हमें खोलना चाहिए। अब जैसे हम बोल दिए कि बोले ना नॉर्थ ईस्ट में जो फ्री मूवमेंट जो रेजिम था उसको बंद कर रहे हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा उधर भी। तो ऐसा स्टेप होना चाहिए कि ताकि जो नेबरिंग कंट्री है वो भी प्रॉब्लम में ना आए, उसको भी नहीं लगे कि अब देखो जैसे एनआरसी का मुद्दा उठा रहे हो, एक बांग्लादेश है वो भी हाथ से निकल जाएगा तुम्हारा। बांग्लादेशी घुसपैठी बोलते रहोगे तो शेख हसीना सुन नहीं रही है क्या? हाँ, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद तुम केचितू आइलैंड का उठा दिए, श्रीलंका देखो अभी श्रीलंका जस्ट नॉर्मली हुआ है और तुम वहाँ बोल के तो तुम फिर मैटर को उठा दिया, तुम्हारा इलेक्शन की वजह से तुम अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। तो सब चीज़ को देखते हुए समझे। आगे देखो, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन इन कमर्शियल डिस्प्यूट। तो जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। यहाँ पे देखो मामला क्या है। देखो ये मामला क्या है, मैं पहले तुम लोग को सरल भाषा में समझाता हूँ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो चलता है, जानते हो ना, बेस्ट मेट्रो है इंडिया का दिल्ली मेट्रो, और उसको चलाने वाला जो संस्था है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। और दूसरा एक संस्था का जिक्र होगा, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, DAMEPL। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है। क्या होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब? स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है उसी चीज़ के लिए वो बना है, समझे ना। कोई पर्टिकुलर कॉज के लिए बनता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनता है कोई भी व्हीकल, तो उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसमें रिलायंस कंपनी प्लस स्पेन का एक कंपनी इन्वॉल्व है। अब ये मामला क्या है स्टूडेंट, कि इसमें था कि एक लाइन बनाने का बात था कि दिल्ली मेट्रो से एयरपोर्ट तक का, ठीक है, लाइन का बात था। और ये मामला बहुत पहले का मामला है, समझे, 2007 और 8 का मामला है। तो हुआ क्या कि DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक उसको डिज़ाइन करना था, लाइन को डिज़ाइन करना था, कहाँ से, दिल्ली मेट्रो से लेके एयरपोर्ट तक का। तो इसने लाइन डिज़ाइन करके दिया किसको, वही स्पेशल पर्पस व्हीकल को। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने कहा कि अरे ये लाइन तो गड़बड़ हो गया आपका, फिर आप दूसरा दो। तो उसने फिर 30 दिन या 60 दिन के अंदर फिर से करेक्ट करके दिया। मीनवाइल क्या हुआ कि ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है यानी कि DAMEPL, वो बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम रद्द करते हैं इसको।
तो डीएमआरसी को गुस्सा आया, बोला कि ये रद्द करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उसका, उसने बहुत पैसा लगा दिया उसके ऊपर। तो ये गया ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल ने कुछ वर्डिक्ट दिया, ठीक है, इस तरह कुछ हुआ है। मतलब ट्राइब्यूनल जानते हो ना, ट्राइब्यूनल के पास गया और वहाँ से कुछ वर्डिक्ट आया। अब वो वर्डिक्ट बहुत फ्लिप फ्लॉप हुआ है, कभी डीएमआरसी के फेवर में गया, कभी स्पेशल पर्पस व्हीकल के फेवर में गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट में भी कुछ और फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ और फैसला हुआ। तो बहुत फ्लिप फ्लॉप हुआ है इसमें। और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन यूज़ किया उसमें डीएमआरसी को फॉलो किया, फेवर किया गया है। तो यदि इस तरह का चीज़, आखिर उसमें तो फॉरेन इन्वेस्टर है, स्पेन कंपनी है कि नहीं है। अब यदि उसको 7-8 साल बाद जजमेंट मिल रहा है, समझ रहे हो ना, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही बैड प्रेसिडेंट सेट हो रहा है यहाँ पे कि भाई इंडिया का क्या है जुरिसडिक्शन, इंडिया का क्या है बॉडी, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, इतना लंबा समय लगाता है, वो भी हमारे फेवर में भी नहीं दिया। तो नेगेटिविटी जाएगा इससे, समझे। और सबसे बड़ी बात है क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन मैं बता चुका हूँ तुम लोग को। ओरिजिनल पिटीशन, आप पहले अपना याचिका लेके जा रहे हो कोर्ट में, तो उस पर सुनवाई होगा, और यदि उससे भी खुश नहीं हो तो रिव्यू पिटीशन। अब रिव्यू पिटीशन हर समय सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है, कई बार रिव्यू पिटीशन को खारिज कर देता है सुप्रीम कोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। हाँ, कई बार क्या होता है कि जो एक थर्ड कैटेगरी है वो क्यूरेटिव पिटीशन है। देखो क्यूरेटिव पिटीशन इंडिया में बहुत अच्छा तरीके से यूज़ हुआ है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन ये 377 है, वो भी क्यूरेटिव पिटीशन में ही सुनाया गया था, होमोसेक्सुअलिटी वाला जो क्रिमिनलिटी का जो केस था। तो यहाँ पे देखो मामला क्या, यहाँ पे देखो 3 जज बेंच जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हुए थे, इन्होंने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। देख रहे हो, आर्टिकल 142 को इस्तेमाल किया क्यूरेटिव पिटीशंस के लिए। और जो भी डीएमआरसी के ऊपर जो भी फाइन लगाया गया था एपेलेट के द्वारा, उसको रद्द कर दिया, बोला कि डीएमआरसी को ही फेवर होना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा कैसे फाइन लगा, क्योंकि जब दोनों का मामला गया किसके किसके बीच में, डीएमआरसी और तुम्हारा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के बीच का जो मुद्दा है, डिस्प्यूट है, तो अलग अलग फैसला आया था। और एपेलेट ने कहा था कि इतना इतना जुर्माना डीएमआरसी को देना पड़ेगा, डीएमआरसी को जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिफ्ट कर दिया। नंबर 1 देखो, वही आर्बिट्रल जो अवार्ड हुआ था, समझे, कि जहां पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को लगभग 7,000 करोड़ रुपया देना है, किसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल DMEPL को, उसको क्वैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, समझे। तो देखो चीफ जस्टिस ने क्या बोला, चीफ जस्टिस कि जो आर्बिट्रल अवार्ड 2017 में जो दिया गया था, है ना, वो जस्टिस का मिसकैरेज है, उसी को बचाने के लिए हम क्यूरेटिव पिटीशन का यूज़ किए हैं। तो एक संदेह भी होता है जजमेंट के ऊपर कि भाई इतना ही सही था, तो इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया था तो उसमें तो फेवर किया गया था स्पेशल पर्पस व्हीकल का, अब क्यूरेटिव पिटीशन में ऐसा क्या हुआ कि बदल गया फैसला। तो कोर्ट के ऊपर भी वो होता है, स्टूडेंट क्रेडिबिलिटी पे शक होता है और इससे नेगेटिव मैसेज भी जाता है। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन का यूज़ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट को भी वो कर सकता है, बदल सकता है बाय यूजिंग दिस स्पेशल पिटीशन दैट इज कॉल्ड योर क्यूरेटिव पिटीशन। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, पहले क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब समझ लो। ये बहुत नया चीज़ है, 2002 में ये एक तरह से इवॉल्व हुआ है। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एक केस था, इस केस में ही तुम्हारा ये निकल के आया है क्यूरेटिव पिटीशन वाला चीज़। पहले नहीं था ये, 2002 से पहले कभी भी क्यूरेटिव पिटीशन यूज़ नहीं होता था सुप्रीम कोर्ट में। बात समझे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मिसकैरेज नहीं होना, जस्टिस का मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, लास्ट स्टेज में भी होना चाहिए कम से कम। इसलिए एक नया मैकेनिज्म हम लेके आ रहे हैं। तो देखो हम जानते हैं क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन के बाद होता है, मैं कई बार रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो केस टू केस होता है, वही एडमिसिबल, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट लेगा या नहीं लेगा क्यूरेटिव पिटीशन को, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिसाइड करते हैं। कई जगह पे खारिज हो जाता है कि नहीं करेंगे जवाब यहाँ से, और कई केस में सुप्रीम कोर्ट खुद एडमिट कर लेता है, तो केस टू केस होता है। 2 ग्राउंड देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आखिर क्यूरेटिव पिटीशन का क्यों जरूरत था। वहाँ पे देखो कई बार होता है कि केस जजमेंट देते हुए जस्टिस का मिसकैरेज हो जाए, यानी कि जस्टिस आप नहीं कर पाए, है ना, नंबर 1 ये हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि भले ही जनमानस में ये मैसेज जा रहा हो कि देखो सुप्रीम कोर्ट पहले गलती किया था अभी सही कर रहा है, या हो सकता है पहले ही सही किया था अभी गलती कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भयभीत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का जजेस का फाइनलिटी से इंपॉर्टेंट जस्टिस है, यानी कि रिजल्ट जो भी आया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जस्टिस है।
तो जितना फाइनलिटी मायने रखता है उससे ज़्यादा या उसके बराबर तुम्हारा जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो वर्ड वहां पे लिखा गया, इट इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल दैट कोर्ट कंसर्न फॉर जस्टिस नो लेस इंपॉर्टेंट देन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी। यानी कि जो जजमेंट जो होगा, जजमेंट से उतना ही इंपॉर्टेंट जस्टिस है। खाली जजमेंट सुना देना बड़ी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब भले उसका जजमेंट पे तुम हंसो या कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जस्टिस होना चाहिए। इसलिए लास्ट स्टेज है ये क्यूरेटिव पिटीशन। आया समझ में ना? आगे देखो, अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री देखो जो हम उस समय तुम लोग को लेमन पर्सपेक्टिव में सुनाए थे। तो DAMEPL जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसमें रिलायंस कंपनी और तुम्हारा स्पेन का एक कंपनी इन्वॉल्व है, समझ गए ना? तो अवार्डेड विद यानी कि इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। क्या? दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए 2008 में। ठीक है, इसको मिला, इसको यानी कि टेंडर मिला इसको, इस कंपनी को, कि आपको बनाना है, लाइन बनाना है। तो ये हेल्प लेगा उससे, है ना? इट इज़ अ PPP यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था ये। और देखो इसमें तुम्हारा दिल्ली एयरपोर्ट भी तुम्हारा इन्वॉल्व था। बात समझे ना? सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जो स्पेशल पर्पस यानी कि दिल्ली मेट्रो ने क्या किया, देखो ऑपरेशन किसको मिला? इसको मिला कि आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ऑपरेट करना है और मेंटेन करना है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड, इसको मिला। अब DMRC को इसने दिया लाइन बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, तो उसमें इसको कुछ फॉल्ट नजर आया, समझे? इसको फॉल्ट नजर आया कि भाई स्ट्रक्चरल डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है, 90 दिन दिया गया कि आप ठीक कर लो। तो DMRC क्या किया कि 90 दिन के अंदर ठीक कर दिया। जब ठीक करके दिया इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को, तो उस समय वो क्या बोला कि नहीं हम डील नहीं करेंगे, हम निकल रहे हैं। तो DMRC का नुकसान हो गया इससे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? तो DMRC ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो बोला है कि देखिए सर, इन्होंने कहा कि चलो इसमें फॉल्ट है, तो हम 90 डेज के अंदर ठीक कर दिए, है ना? उसके बाद क्या किया DML, क्या किया, बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दिए हम वहाँ से टर्मिनेट कर रहे हैं। ये तो गलत हुआ सर, हमारा नुकसान हो गया। तो उसके बाद DMRC इन्वोक था। देखो DMRC गया आर्बिट्रेशन के पास, और उसके बाद क्या हुआ कि जून 2013 में एंड हैंडेड ओवर द लाइन टू द DMRC को ये लाइन दे दिया गया। बेस्ड ऑन जॉइंट एप्लीकेशन CMRS इशूड ए सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी दैट हेल्प रिवाइव मेट्रो ऑपरेशन। उसके बाद मेट्रो ऑपरेशन होते रहा। और उसके बाद देखो क्या हुआ आगे की, देखो 2017 में फिर ये आर्बिट्रल अवार्ड गया, यानी कि DMRC अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अवार्ड गया वहाँ 2017 में। 2017 में क्या सुनाया गया? उसके बिहाफ में सुनाया गया जजमेंट कि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल वही सही था, और उसको क्या करो, उसको तुम पैसा दो DMRC को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोर्ट में देखो, इसमें देखो दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज बैठा, फिर डिवीजन बेंच भी बैठा। तो पहले देखो यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड इस ऑफ 2017, जो भी आर्बिट्रल अवार्ड आया है वो 2017 में आया है, और सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ को क्वाइस की है अभी क्यूरेटिव पिटीशन से। मैं 2017 से लेकर 2024 के बीच में बहुत कुछ हुआ है। पहले क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट का सिंगल जज बेंच के पास ये मामला पहुंचा। तो उस समय आर्बिट्रेशन अवार्ड वाज अगेंस्ट DMRC के अगेंस्ट सुनाया गया। बोला गया कि वो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल वही सही है, उसको तुम इतना पैसा दो, वही 7,000 करोड़ रुपया उसको दो। समझ गए ना? फिर देखो, फिर ये मामला 2021 में 2 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो अच्छा अभी हुआ नहीं, पहले सिंगल जज बेंच दिल्ली हाई कोर्ट का, फिर डिवीजन बेंच आया। डिवीजन बेंच ने क्या किया, बोला कि जो सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था DMRC के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं है, DMRC करेक्ट है, यानी कि ये DMRC के फेवर में सुना दिया। पहले क्या था, उसके अगेंस्ट सुनाया गया वन सिंगल जज ने। सेकंड में क्या किया, 2 जज बेंच ने क्या किया, DMRC के फेवर में सुनाया। अब ये मामला गया 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बेंच बैठे हुए थे। इन्होंने क्या किया कि अभी जो डिवीजन बेंच ने सुनाया है तो उसको पलट दिया। अब बोला कि नो, DMRC को पैसा देना ही चाहिए, यानी कि DMRC के अगेंस्ट में फैसला सुना दिया। कितना फ्लिप फ्लॉप हो रहा है ये। एक तो देखो मैं फिर से समझाता हूँ, आर्बिट्रल अवार्ड में क्या था कि DMRC गलत है और स्पेशल पर्पस व्हीकल सही है। ये मामला पहुंचा यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में बोला कि सही बात है, आर्बिट्रल जो फैसला सुना चुका वो सही है। 1 जज बेंच बैठे हुए थे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल सही है, उसको कंपनसेशन देना चाहिए। जो अवार्ड जो बोल रहा है आर्बिट्रल अवार्ड में, जो बोला गया कि 7,000 करोड़ रुपया देना चाहिए उसको, तो सही बात है, देना चाहिए। यहाँ पे DMRC वो गलत है। फिर 2 जज बेंच बैठा, वो क्या बोला कि नो, DMRC सही है, वो गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि नो, DMRC गलत है और वो सही है।
अब इस बार क्यूरिटी पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि नो डीएमआरसी सही है वो गलत है। ओह माय गॉड, कितना बार फ्लिप फ्लॉप हुआ है ये। यानी कि हाई कोर्ट में भी 2 बार ओके नॉट ओके, सुप्रीम कोर्ट में भी ओके नॉट ओके। देख रहे हो ना। तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास क्या जाएगा मैसेज, तो देखो वही बोल रहा है यहाँ पे। तो 21 में दो जज बेंच बैठा वहाँ पे, और उसने हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का था उसको रिस्टोर कर दिया, यानी कि तुम्हारा उसमें वो कर दिया रिव्यू पिटीशन, फिर रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए क्यूरिटी पिटीशन को ले लिया अपने अंदर। अब फैसला ये आया कि डीएमआरसी सही है, कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल गलत हो गया ना। तो अब ये मैसेज क्या जाएगा, देखो यहाँ से 2 सवाल उठते हैं कि गेटिंग द फैक्ट्स एंड द लॉ राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आर्बिट्रेशन एंड जजेस। यानी कि इतना जो जजमेंट हुआ, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगा जजेस का, उसका क्या मैसेज जाएगा इससे, है ना। तो आउटकम जो भी हुआ, इससे जो आर्बिट्रेटर्स का जो कद था, जो स्टेटस था, जो जजेस का जो कद था, वो तो नीचे चला गया ना, वो नीचे चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पलट दिया उस चीज़ को। बात समझे, डिस्करेज होगा इससे। जो बाहर का जो कॉमर्शियल लिटिगेंट्स वो इंडिया में नहीं करे, इसलिए तो भागता है बाहर, इंडिया से बाहर भागता है वो लोग। हाँ, नीदरलैंड सब में जाता है अपना आर्बिट्रेशन करवाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरी बात है, भले ही लोग कहे कि न्याय का जीत हुआ है, मिस कैरेज नहीं हुआ जस्टिस का, इन्वेस्टर के लिए तो बहुत गलत मैसेज गया है, समझे ना। तो इस तरह का जो इंसिडेंट्स है, इस तरह का जो जजमेंट है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को धराशायी करता है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो क्रिटिक्स जो लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही हुआ, समझे। तो इसलिए ना कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इस तरह नहीं सुनाना चाहिए एज पर द एक्सपर्ट। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप होगा तो इन्वेस्टर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर लिटिगेशन इंडिया में लगाना नहीं चाहेगा। तो पता है कि बताओ 2017 में, तुम खुद सोचो 2017 में आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, 17 से लेकर 24 तक कितना फ्लिप फ्लॉप हुआ, और 24 में फैसला आया कि नो डीएमआरसी सही है। व्हाट डज इट मीन, यानी कि इतना 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल वो घूमते रह गया। तो ये गलत प्रेसिडेंस जाएगा, सेट होगा, कंप्लीटेड।